सक्सेस मिशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. CTET 2021 ही 31 जानेवारी 2021 रोजी झालेली आहे. तर या पेपरमध्ये मॅथमॅटिक्स किंवा गणित हा भाग कंपल्सरी होता, म्हणजेच अनिवार्य होता. तर यावर कोणते प्रश्न आले होते आणि त्याचे संभाव्य उत्तरं कोणती आहेत हे आपण या व्हिडिओमधून पाहणार आहोत. तर सक्सेस मिशन या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करा. यामध्ये पहिला प्रश्न जो आला होता तो आता गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है. तर गणित अध्यापनामध्ये किंवा शिक्षण अधिगममध्ये किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, म्हणजे कम से कम है. तो इसमें से जो आंसर है वो है दूसरा, जो है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना. तो इसका कुछ ज़रूरत नहीं होती है. दूसरा, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है. यह वेन हॉल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है, यानी कौन से लेवल पे वो आ गया है कि उसको पता चला कि या अनुभव किया कि एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस और एक आयत यानी रेक्टेंगल दोनों एक ही है. तो ये किस लेवल पे आया है. तो इसका जो आंसर है वो है पहला, संबंध, स्तर 2, संबंध यानी रिलेशनशिप. तीसरा प्रश्न, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है. पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है. तो इसको क्या बोलते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या होता है. तो इसको क्या बोलते हैं. तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संचारक गुण. तीसरा, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है. तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा है. तो इसका आंसर जो है वो है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है. तो इसकी भूमिका होती है. तो इसकी भूमिका नहीं होती है ये गलत है. तो ये चौथा जो है वो आंसर है. बाद में प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है. तो यहाँ पे 4 कथन दिए हैं. संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए. गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए. संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए. तो इन चारों में से कौन सा सही है या कौन से उत्तर सही है. तो इसका जो आंसर है वो है ए और बी, यानी जो दूसरा जो है इसका आंसर जो है वो तीसरा है, ए और बी. ए और बी इसका आंसर है, यानी संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बी, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए. ये दोनों सही है. बाद में प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है. यानी प्राथमिक स्तर पे कौन सा पहलू गणित पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है. तो चारों में से इसका ऑप्शन है तीसरा, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए.
37 गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें चारों में से सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है तीसरा, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल्य महत्वपूर्ण है। तो ये इसका आंसर है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है, यानी उसको बोलते हैं स्पेशल रीजनिंग। तो इसमें इसे कौन से में से हो सकती है, विकसित हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो है पहला वाला, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो इसमें से फ्रैक्शन जो बोलते हैं, फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए कौन सी निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। तो इसमें से जो आंसर है वो है क्रिमिनियर जड़े। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है, यानी उसका 3 का उपयोग कहाँ पे, ऑर्डिनल के रूप में, ऑर्डिनल सेंस यानी क्रमसूचक भाव में हुआ है, यानी क्रम दर्शाता है। जो उदाहरण दिए हैं 4, उसमें से क्रम कौन सा दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है वो है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो ये तीसरी मंजिल दिया है, बाकी में 3 का उल्लेख अलग भाव से हुआ है। शुद्ध कथन को पहचानिए। तो चारों में से शुद्ध कथन कौन सा है। तो इसमें जो आंसर है वो है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, यानी आकार बढ़ेगा तो परिमाप भी बढ़ेगा। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसमें दिया है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो आंसर है वो पहला है, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, यानी निगेटिव नंबर जो है, ऋणात्मक संख्या भी प्राथमिक स्तर पर पढ़ानी चाहिए, इससे उनकी समझ बढ़ती है। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए, यानी ट्रायंगल सिखाना है, त्रिकोण बोलते हैं मराठी में। तो ट्रायंगल को प्राथमिक स्तर पर सिखाने के लिए तो किसका परिचय कैसे आप सिखाना चाहिए। तो इसमें जो है, इसका जो आंसर है वो है दूसरा, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए, यानी त्रिकोण भी दिखाना चाहिए, त्रिभुज भी दिखाना चाहिए और अन्य आकृतियाँ भी दिखानी चाहिए, और इसमें से उनको फ़र्क बताना चाहिए कि त्रिभुज किसको बोलते हैं, ट्रायंगल किसको बोलते हैं, और दूसरे आकृतियाँ भी उनको दिखानी चाहिए। बाद में अभी कुछ उदाहरण है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। तो इसमें दिया है भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यानी उसको क्वेश्चन बोलते हैं, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, यानी बाकी बोलते हैं।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाजक x घेतला, भाजक इक्वल टू 5 गुणा भागफल, 5 पट आहे, भाजक हा 5 पट आहे भागफलाच्या. तर x बरोबर 5 गुणिले भागफल, म्हणजे भागफल बरोबर x भागिले 5. भाजक बरोबर 2 गुणिले शेषफल म्हणजे रिमाइंडर, म्हणजे x बरोबर 2 गुणिले शेषफल. तर शेषफल इक्वल टू x डिवाइड बाय 2. पण शेषफल किती दिलं आहे? 5 दिलेलं आहे, 5 दिलं आहे शेषफल. म्हणून x भागिले 2 बरोबर 5. हा 2 इकडं आल्यावर 5 दुने 10, x बरोबर 10. म्हणजे भाजक आला 10, भागफल आला x भागिले 5, म्हणजे 10 भागिले 5 बरोबर 2, आणि शेषफल 5 दिलेलंच आहे. आता संख्या, कोणती संख्या कशी लिहिता येते? संख्या बरोबर भाजक गुणिले भागफल अधिक शेषफल. 10 गुणिले 2 अधिक 5 बरोबर 20 अधिक 5 बरोबर 25. तर याचं जे उत्तर आहे ते 25 आहे. तर याचं जे आन्सर आहे ते पहिलं आहे 25. नंतर 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? यानी 5 क्रमागत संख्या लिए तो उसका योग 20 है, तो उनमें से 3 पहले क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? योग यानी एडिशन यानी बेरीज. तो यहाँ पे जो दिया है दूसरा जो उदाहरण है, तो इसमें हमने 45 देखिए. 45 में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये 15 ही आता है. तो उसके आगे जाएंगे तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ये 20 आता है. तो ये बराबर आता है दूसरा वाला. तो उसमें से पहले 3 का उन्होंने सम बताया है, योग बताया है यानी बेरीज बताया है. 2 + 3 + 4, तो इसका आता है 9. तो इसका आंसर है चौथा 9. अभी उसके आगे एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है. यदि इसी तार को एक आयत के रूप में जोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? यानी पहले क्या किया कि तार वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में उसको मोड़ा गया है. तो यहाँ पे जो है वो दिया है. तो पहले तार क्या किया है कि उसको वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में उसको मोड़ा गया है. तो उसका क्षेत्रफल 144 है. तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का वर्ग, बाजू वर्ग इक्वल टू 144. तो भुजा कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर आएगा. तो तार का परिमाप यानी पेरीमीटर कितना आएगा? 4 गुना 12 48. तो इसको, उसी तार को अभी आयत में मोड़ा गया है. आयत में मोड़ा गया तो उसको परिमाप बदलेगा नहीं, आयत का परिमाप उतना ही रहेगा 48. तो 2 × L + B = 48. तो L तो 16 दिया है, 2 × 16 + B = 48. 32 + 2B = 48. 2B = 48 - 32 = 16. तो B = 16/2 = 8. तो हमें L और B यानी लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया है, लंबाई और रुंदी. तो क्षेत्रफल कितना आएगा? L × B 16 × 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका आंसर है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है. तो जो अंक दिए हैं उनमें से सबसे बड़ी और उससे सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है वो पहचानना है. तो इसको कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पे उसका LCM निकालना पड़ेगा यानी मसावी. तर लसावी इथं शोधावं लागेल. तर असं इथं लिहून घ्यायचं, ज्याचे डिनॉमिनेटर आहे 6 4 2 3 5 हे लिहून घ्यायचे. आधी 2ने डिवाईड करायचं प्रत्येकाला.
तर ज्याला डिवाईड करता येईल त्याला करायचं, नाही तर तसं तसं लिहायचं. आता 3 आणि 5ला डिवाईड नाही करता येत म्हणून 3 आणि 5 तसाच लिहिला. परत 2ने डिवाईड करायचं, 2 1 जा 2, बाकीचे तसेच लिहायचे. मग 3ने डिवाईड करायचं आणि त्यानंतर 5ने डिवाईड केलं. तर याच्यामध्ये जे कडेला डाव्या साईडला कडेला जे आलेत त्याचा गुणाकार करायचा, ते म्हणजे LCM मिळाला. आता LCM मिळाल्यावर काय करायचं की पहिली संख्या घ्यायची 5/6. तर 5/6ला 60 खाली येण्यासाठी 10ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर दोन्ही 5ला आणि 6ला 10ने मल्टिप्लाय करायचं, 50/60 येणार. तसंच 3/4ला 60 आणण्यासाठी 15ला मल्टिप्लाय करावं लागेल, तर ते येणार 45/16. 1/2ला 30ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, तर 30/60. 2/3ला 20ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, त्यानं 40/60. आणि 3/5ला 12ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, त्यानं 36/60. म्हणजे 5चा जो बेस आहे म्हणजे डिनॉमिनेटर आहे म्हणजे छेदस्थान आहे तो 60 आलेला आहे. तर आता आपल्याला ते कम्पेअर करता येईल कोणते मोठे आहेत. तर पहिले दोनच मोठे आहेत, 5/6 आणि 3/4 हे दोन मोठे आहेत. तर हे 5/6 आणि 3/4 हे दोन क्रमशः मोठ्या संख्या आहेत. तर याचा ॲन्सर जे आहे हे आहे तिसरं जे आहे ते ॲन्सर आहे. त्यानंतर अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची. वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंची. गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? गोष्ठी यानी मीटिंग के लिए वो अस्मिता जो है वो 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची और उनकी सहकर्मी आधा घंटा लेट पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी पर पहुंची. तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? यानी मीटिंग का समय निकालना है. तो अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में कब पहुंची? 8:30 से पहले 15 मिनट, यानी 8:15 बजे वो पहुंची. और उनकी सहकर्मी जो है वो अस्मिता के आधा घंटे देर पहुंची, यानी 8:15 से आधा घंटे देर, यानी 8:45 पर पहुंची. और गोष्ठी का समय क्या था? तो सहकर्मी 40 मिनट लेट पहुंची, यानी 8:45 माइनस 40 मिनट, यानी वो 8:05 गोष्ठी का समय था. तो 8:05 जो है वो आंसर है. 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार के से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो. यानी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के अगर छोटे छोटे हमने वर्ग लिए यानी स्क्वायर लिए, तो उनको लगाना है कि व्यवस्थित करना है कि उनका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए. तो इसका जो आंसर है वो जो देखिए 49 वाला, तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 × 48, 2 × 24, 3 × 16, 4 × 12, 6 × 8, यानी 5 प्रकार से 5 तरीके से हम उसकी रचना कर सकते हैं. तो इसका क्षेत्रफल 48 ही आएगा सबका. तो उसका उत्तर है 5. विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं. दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है. उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? यानी रूही एक विद्यालय की एक कक्षा में विद्यार्थी सब एक पंक्ति में खड़े हैं. तो दोनों सिरों से, दोनों तरफ से रूही का नंबर 19वां है. तो उसमें कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो ये रूही जो है वो बीच में खड़ी है, दोनों तरफ 18 छात्र है. वो 19वां स्थान है इसलिए दोनों तरफ 18 स्टूडेंट रहेंगे. तो कुल छात्र होंगे 18 + 1 + 18, तो 37 स्टूडेंट रहेंगे उसमें.
तो इसका जो आंसर है वो है 37। बाद में एक संख्या 100 से आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। संख्या क्या है? तो इसमें क्या क्या दिया है देखिए। संख्या जो है 100 के आधे भाग से ज़्यादा है, यानी 50 से ज़्यादा है, यानी संख्या 50 से ज़्यादा है, पर वो 6 दहाई यानी 60 और 8 दहाई यानी 80 से कम है। तो 60 दहाई से ज़्यादा और 80 से कम। तो संख्या 60 और 80 के बीच में है, अंकों का योग 9 है। तो ऐसी संख्या सिर्फ 63 है वहाँ पे। तो 63 जो है वो इसका आंसर है। चौथा जो है 63, इसका आंसर है। चौथा आंसर 63। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। क्रेयॉन का एक किट 15.50, पेंसिल का 14, स्केच पेन 22.50, कैंची 17, रबड़ 2, चमकीले कागज 2.5, 2.50, सजावटी स्टिकर 5। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो इसका पूरा प्राइस क्या रहेगा? उसने इतना सब खरीद लिया है सोहेल ने, तो उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो इसने ऐसे आप लिख के ले सकते हैं, सोहेल ने कितना खरीदा। तो इसमें अगर आप प्राइस डालेंगे, एक मल्टीप्लाई क्रेयॉन की प्राइस 15.50 है, 2 पेंसिल 2 गुना 14 है, प्लस 1 स्केच पेन 1 गुना 22.50 है, 1 कैंची है 1 गुणिले 17, 5 चमकीले कागज है 5 मल्टीप्लाई 2 50, 1 सजावटी स्टिकर है 1 मल्टीप्लाई 5। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका आएगा 100.50। तो इसका आंसर है 100 रुपये 50 पैसे। तो इसका जो है पहला आंसर है 100 रुपये 50 पैसे। अभी एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो रेलगाड़ी पटना से निकली है 30 मई को 11:40, 23:40 यानी 11:40, और वो मुंबई पहुंची है 1 जून 2020 को 5:15। तो कुल समय कितना लगा उसको? तो पटना से चली है 30 मई को 20 से 20 को 23:40 को, यानी वो 30 मई का 20 मिनट ही बाकी था। तो 20 मिनट 30 मई के हो गए, 31 मई पूरा दिन 24 घंटे और 1 जून को 5 घंटा 15 मिनट। तो कुल समय ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको टोटल टाइम लगा 29 घंटे 35 मिनट। तो 29 घंटे 35 मिनट इसका आंसर है। इसका आंसर है चौथा। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3 चौथाई है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2 तिहाई है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वां स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है? तो इसमें जो जो क्राइटेरिया दिया है वो हमें ऐसे लिख के लेना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि राइट साइड पे यूनिट प्लेस यानी इकाई प्लेस, 10वां प्लेस, 10th प्लेस, 100वां प्लेस, 1000 और 10,000। तो 10वां जो स्थान है उन्होंने क्या दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 का वर्ग है यानी 4 है। 1000वां स्थान 7 है, सबसे बड़ी 1 अंक की अभाज्य संख्या। इकाई 9 है,
सबसे बड़ी एक अंक की संख्या, विषम संख्या। और 10वां स्थान क्या है? 2/3 सौवा स्थान। तो ये कैलकुलेट करके आता है 6 सौवा स्थान। और 10 सौवा स्थान इक्वल टू 3/4 10,000 स्थान। तो ये 10,000 स्थान आएगा 8। तो संख्या क्या मिलेगा? 87649। इसमें हम डालेंगे तो 87649 ये आएगा। एट 7,649। $17,863 पाने के लिए 8008 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा? तो ये पाना है 17,863। तो इसको पाने के लिए इसकी जो योग है यानी बेरीज है उससे क्या घटाना पड़ेगा? तो x घटाना पड़ेगा, इसे हमने मान लिया। तो x लिया माइनस x। तो इसका जो एडिशन है 24,904 माइनस x। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 24,904 माइनस 17,863। तो 7,041। इसका जो आंसर है 7,041। सोलह लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो 16 लीटर की बाल्टी जो है वो पानी से पूरी भरी हुई है। इस बाटली को क्या करना है? मग के सहायता से दूसरे बर्तनों में भरना है। तो ऐसे 50 बार मग से वो भरते हैं, तब वो बाल्टी खाली हो जाती है। तो मग की धारिता क्या है? तो यहाँ पे दिया है बाल्टी की धारिता 16 लीटर है, यानी 16,000 मिलीलीटर है। तो मग की धारिता क्या है? तो 50 बार मग भरना पड़ता है। तो मग की धारिता क्या आएगा? 16,000 डिवाइड बाय 50। तो इसका आएगा 320 ml। 320 ml मग की धारिता है। 320। बाद में एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की पूरी दूरी कितनी है? तो पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये, 2 किलोमीटर के बाद हमने ये किया कि 1 किलोमीटर दूर है, ऐसे हमने मान लिया। तो इसका आएगा 50 प्लस x मल्टीप्लाई 16, यानी x किलोमीटर दूर है 2 किलोमीटर के आगे। तो 16 रुपये पर किलोमीटर वो है रेट। तो उसका पूरा भाड़ा हो गया 258। तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा x इक्वल टू 13 किलोमीटर है, यानी 2 किलोमीटर पहले 2 किलोमीटर के बाद और 13 किलोमीटर है। तो घर से अंतर 2 + 13 यानी 15 किलोमीटर है। तो इसका आंसर 15 किलोमीटर है। पहला वाला 15 किलोमीटर। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो मारिया और शहनाज के मार्क यहाँ पे दिए हैं, अंक दिए हैं। तो इसमें से क्या पता चलता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 4 ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से दिखाई देगा कि मारिया और शहनाज के अंकों की जो बेरीज है, योग है, वो 390 है, 390 है, यानी कुल प्राप्तांक समान है। तो शहनाज और मारिया के कुल अंक
समान है या प्राप्तांक समान है। बाद में गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, यानी कंपलसरी है, कौन सी होनी चाहिए। तो शिक्षण अधिगम यानी लर्निंग के बारे में, टीचिंग लर्निंग के बारे में। तो इसका जो आंसर है वो है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। गणित लास्ट प्रश्न। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ए, इस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यांक 4 है या माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो ये किस प्रकार के प्रश्न है, तो इसमें कुछ बंद सिरे वाले क्लोज एंडेड है और कुछ ओपन एंडेड है, मुक्त सिरे वाले, यानी जिसका आंसर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। और बंद सिरे वाले यानी जिसका आंसर वो डेफिनाइट है, यानी जो है वो सबके लिए समान है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बंद सिरे वाले और खुले मुक्त सिरे वाले हैं। तो इसमें जो है वो आंसर है दूसरा, ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो इस प्रकार हमने आज गणित का जो CTT अभी जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी 2021 का, तो उसका गणित का जो कंपलसरी पार्ट है उसको सॉल्व किया है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और सक्सेस मिशन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।